हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स क्लास टेंथ। और क्लास टेंथ का ये साइंस का सेकंड चैप्टर है। एक चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उस चैप्टर में हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस के बारे में। बहुत ही आसान वो चैप्टर था और एक पूरे सिंगल वीडियो में मैंने वो आपको एक्सप्लेन किया था। और आज हम एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। बहुत आसान ये चैप्टर होने वाला है। थोड़ा बहुत इक्वेशंस है, थोड़ा लंबा चैप्टर है लेकिन मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा चैप्टर इसी वीडियो में हम खत्म करेंगे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज कोई भी डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और मैं जरूरत पड़ने पे एक और वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे हम इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस कर सकते हैं, जहाँ पे कि क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं इस चैप्टर से, कैसे आप उनको आंसर करोगे। रट्टे नहीं लगाने, याद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आपको, क्योंकि इतना मुश्किल ये चैप्टर है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एसिड से। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड्स की कि एसिड होते क्या है। तो जब शुरुआत हुई एसिड्स की, जब भी हमने इन सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करना शुरू किया ना, एसिड्स ये होते हैं, बेसेस होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है कि भाई शुरू में तो हमको पता तो रहा नहीं होगा कि भाई कोई केमिकल कंपोजिशन वगैरह वगैरह इस टाइप की कोई चीज़ होगी, है ना। उस समय केमिकल कंपोजिशन के बारे में तो लोगों को इतना पता होता नहीं था। तो शुरू में कैसे पता करते थे हम एसिड्स का? तो एसिड्स जो डिराइव ही हुआ है, लैटिन वर्ड से वर्ड डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है सार। सार यानी कि खट्टा। तो यानी कि जो भी चीज़ खट्टी होती थी हमने ये मान लिया कि उसमें एसिड होता है, और ऐसा ही होता है। एक्चुअली जो टेस्ट खट्टा होता है किसकी वजह से होता है? एसिड की ही वजह से होता है। और हमारी बॉडी में भी बहुत सारे एसिड्स होते हैं। और हमारी बॉडी में ही नहीं, प्लांट्स में, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी बहुत सारे एसिड्स होते हैं। तो वहीं से ये एसिड वर्ड आया। तो शुरू में तो टेस्ट से ही पता चलता था भाई जिसका भी खट्टा टेस्ट है इसका मतलब उसमें एसिड है। तो एसिड को हमने खट्टे से जोड़ दिया, टेस्ट से जोड़ दिया शुरू में। ये तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अगर हमको डिफाइन करना हो एसिड को किस तरीके से हम उसको डिफाइन करेंगे, तो प्रॉब्लम ये है कि कोई सटीक डेफिनेशन तो है नहीं एसिड्स की। हाँ, एक एसिड काम चलाऊ डेफिनेशन है। क्लास टेंथ में वो काम चलाऊ डेफिनेशन मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा आपको क्लास टेंथ में जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी आपको क्लास 11th में। वहाँ पे तीन तीन डेफिनेशंस आपको देखने को मिलेंगी। और उन डेफिनेशंस के हिसाब से फिर हम एसिड्स को क्लासिफाई समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे इतनी जरूरत पड़ने नहीं वाली है, क्योंकि हमने एसिड्स को अभी इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पर हम कौन सी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, ये एक्चुअल में ये डेफिनेशन जो दी थी वो एरहेनियस ने दी थी। उसने क्या कहा था? तो ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है जो शुरू में हमको मिली थी, भले ही बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं लेकिन उन पे नहीं जाना है। उसने कहा था कि भाई एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो हाइड्रोजन आयन लिबरेट करते हैं। कौन सा आयन लिबरेट करते हैं? हाइड्रोजन आयन। और ये हाइड्रोजन आयन की खास बात क्या होती है? जब ये वाटर में आता है ना, तो वाटर के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेता है। इसीलिए कहीं पे आपको हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोनियम आयन भी रहेगा, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ ये है कि हाइड्रोजन आयन ही वो लूज करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। और हाइड्रोजन आयन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हाइड्रोनियम आयन कौन सा होता है? H3O+ आयन। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनको आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो हाइड्रोजन आयन फॉर्म करेंगे, उनको हम एसिड्स कह रहे हैं। तो एग्जांपल्स हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। बिल्कुल एक लाइन है, बहुत सारे एसिड्स हैं, एक नहीं है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे H+ आयन और क्लोराइड आयन Cl- आयन फॉर्म कर ले रहा है। या फिर सल्फ्यूरिक एसिड कैसे हाइड्रोजन आयन H+ आयन और सल्फेट आयन फॉर्म कर ले रहा है। तो ये क्या है? H+ आयन फॉर्म करते हैं। और बाद में मैंने बताया कि ये H+ आयन क्योंकि पानी में ही तो डिजोल्व कर रहे हो, वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन भी फॉर्म कर लेते हैं बाद में। मतलब एक्चुअली साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन मतलब किस किस तरीके के एसिड्स होते हैं। अब एक तरीके से आप क्लासिफाई तो कर नहीं सकते भाई। अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो किस बेसिस पे कर रहे हैं, उस बेसिस से हम ये डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो हम किस बेसिस पे करने वाले हैं? सोर्स के बेसिस पे। सोर्स यानी कि ये एसिड्स आप ला कहाँ से रहे हो, कहाँ से ये एसिड्स आ रहे हैं। तो ये एसिड्स कहाँ से आ रहे हैं, इस बेसिस पे हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन तरीके से? नेचुरल एसिड्स जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक, नेचुरल वैसे तो खैर नेचुरल बोलने की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक ज्यादा सही वर्ड होगा। ऑर्गेनिक एसिड्स। और दूसरे होते हैं मिनरल एसिड्स जिनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स दो तरीके के होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स को आप नेचुरल एसिड्स बोल सकते हो, और ऑर्गेनिक एसिड्स को आप मिनरल एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स को आप मिनरल एसिड्स कह सकते हो। तो ये
होते क्या है, मतलब किस तरीके से हम इनको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स पे। अब ये ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक एसिड्स, नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? वो सारे एसिड्स जो नेचुरल सोर्सेज की अगर हम बात करें तो ये बोलना ज़्यादा बेटर होगा कि ये कहाँ से मिलते हैं? लिविंग बींग्स में प्रेजेंट होते हैं, लिविंग बींग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना हो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, जितने भी जिंदा चीजें होती हैं, उनमें से ये आपको मिलेंगी, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो। तो इंसान से, जानवर से, या फिर किसी भी प्लांट से जो चीज आपको मिलती है, जो एसिड आपको मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वो कहलाते हैं मिनरल एसिड्स, या फिर सॉरी, ऑर्गेनिक एसिड, या फिर नेचुरल एसिड्स। तो कुछ एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि विनेगर एक एग्जांपल है किसका? ऑर्गेनिक एसिड का। अब आपको कि विनेगर, विनेगर नहीं, एक्चुअली ये एसिटिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को एथेनॉइक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेनॉइक एसिड भी कहते हैं। तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे एथेनॉइक एसिड भी एसिटिक एसिड को कहा जाता है। उसके अलावा मेथेनॉइक एसिड, मेथेनॉइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। ये मिलता है चींटी में, आंट में। फॉर्मिक एसिड जो है वो चींटी में मिलता है, इसीलिए जो चींटी का डंक होता है ना, स्टिंग होती है जो आंट की, चींटी के डंक में आपको इसलिए पेन होता है, ये एसिड घुस जाता है आपकी बॉडी में, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड है। और एक प्लांट होता है जिसको आप नेटल प्लांट कहते हो, बहुत ज़्यादा होती है वो, यहाँ पहाड़ों में बहुत ज़्यादा होती है। तो नेटल प्लांट क्या होता है? जिसपे कांटे कांटे से होते हैं, उसको टच करते हो तो आपको शॉक सा लगता है। तो होता क्या है उसमें? उसमें भी यही फॉर्मिक एसिड होता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके अलावा लेमन, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स है, सिट्रस फ्रूट्स यानी कि लेमन हो गया, करेक्ट, ऑरेंज हो गए, ऑरेंजेस हो गए, इनमें कौन सा एसिड मिलता है? सिट्रिक एसिड मिलता है। टमाटो, टमाटर में कौन सा एसिड मिलता है? ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही एसिड मिलेगा, लेकिन ये काफी ज्यादा मिलता है। उसके अलावा जो एप्पल होता है, सेब में कौन सा एसिड आपको देखने को मिलेगा? ये होता है मैलिक एसिड। ग्रेप्स में आपको मिल जाएगा टार्टरिक एसिड। मिल्क, दूध रखा था, पता नहीं कौन पी गया यहाँ पे। तो मिल्क जो होता है, मिल्क में मिलेगा आपको लैक्टिक एसिड। मिल्क में कौन सा एसिड मिलता है? लैक्टिक एसिड। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे एसिड्स क्योंकि लिविंग बींग्स में मिल रहे हैं। ये विनेगर क्या होता है? विनेगर तो आपको पता ही है, विनेगर आप लोग घर पे जो यूज करते हो वो विनेगर ही होता है। किसमें? जो आप खाने में यूज करते हो, जो आपके नूडल्स वगैरह जो फूड होता है, फास्ट फूड स्पेशली, उसमें काफी ज्यादा यूज होता है विनेगर। तो ये खाने में यूज होते हैं सारी चीजें। तो ये क्या है? सारे के सारे कौन से एसिड्स हो गए? ये हो गए ऑर्गेनिक एसिड्स। अब बात करेंगे हम लोग दूसरे क्लासिफिकेशन की, यानी कि दूसरे टाइप की, जिनको हम कहते हैं मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स कहाँ से मिलते हैं? नाम ही उनका मिनरल एसिड्स है। मिनरल एसिड को हम एक और किस नाम से जानते हैं? उसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम कह सकते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। क्या कह सकते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो मिनरल एसिड्स या फिर इनऑर्गेनिक एसिड्स, क्या होते हैं मिनरल एसिड्स या फिर इनऑर्गेनिक एसिड्स? मिनरल एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स आप कह सकते हो उन एसिड्स को जो आपको कहाँ से मिलते हैं? जो अर्थ से मिलते हैं, यानी कि आप कह सकते हो मिनरल से मिलते हैं। मिनरल्स कहाँ मिलेंगे? अर्थ में। मिनरल्स यानी कि मेटल्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, और उन्हीं से आपको क्या मिलेंगे? ये मिनरल एसिड्स मिलेंगे। नेक्स्ट, तो ये इसके एग्जांपल्स कौन कौन से? जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, उसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक फास्फोरिक एसिड हो गया, फास्फोरस एसिड, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रस एसिड। ये सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे मिनरल एसिड्स होते हैं, या फिर आप इन्हें इनऑर्गेनिक एसिड्स कह सकते हो। तो ये लिविंग बींग्स में नहीं, बल्कि लिविंग बींग्स के अलावा जो आपके जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग चीजें होती हैं, उनसे आराम से मिल जाते हैं, अर्थ क्रस्ट से आराम से मिल जाते हैं। अब बात आती है किसकी? दूसरे क्लासिफिकेशन की। ये तो एक तरीका था कि सोर्स के बेसिस पे हमने क्लासिफाई कर दिया कि कहाँ कहाँ से आपको एसिड्स मिल रहे हैं। दूसरा तरीका भी है, किस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं? स्ट्रेंथ के बेसिस पे, यानी कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ? तो स्ट्रॉन्ग का मतलब आता है डेफिनेशन से। डेफिनेशन हमने अभी तक क्या पढ़ी है एसिड्स की? डेफिनेशन ये कहती है कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जिन सब्सटेंसेस को जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो H प्लस आयंस फॉर्म करेंगे, यानी कि जो सब्सटेंस H प्लस आयन लूज कर रहा है वो एसिड है। तो जो सब्सटेंस H प्लस आयन लूज कर रहा है वो एसिड है। तो कौन स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ भाई? जो जितने ज्यादा H प्लस आयंस लूज कर पाएगा, जो जितने ज्यादा H प्लस आयंस दे पाएगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। करेक्ट?
तो इसी बेसिस पर हमने क्लासिफाई कर दिया स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर आप पानी में डिसॉल्व करो तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज होने का मतलब क्या हुआ? H प्लस आयंस होंगे और एक नेगेटिव आयन फॉर्म करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो H प्लस और Cl माइनस आयन, H प्लस और सल्फेट आयन, H प्लस आयन और नाइट्रेट आयन। तो कंप्लीटली डिसोसिएट होके, कंप्लीटली आयोनाइज होके क्या फॉर्म करते हैं? H प्लस और नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं। और अगर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे तो बहुत सारे H प्लस आयंस फॉर्म करेंगे। वहीं अगर हम वीक एसिड्स की बात करें तो वीक एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं? वीक एसिड्स वो एसिड हुए जिनको अगर आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो H प्लस आयंस फॉर्म करेंगे, करेक्ट, लेकिन कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे। मतलब क्या हुआ? एक एग्जांपल देता हूं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है जैसे HCl है, HCl के आपने 100 मॉलिक्यूल पानी में डिसॉल्व किए तो 100 के 100 डिसॉल्व डिसोसिएट होकर H प्लस और Cl माइनस आयन फॉर्म कर देंगे। लेकिन वहीं आप एसिटिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल डिसोसिएट करोगे, डिसॉल्व करोगे पानी में एक्चुअली, तो उनमें से केवल 100 में से होंगे 5, 10, 2, 4 मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि H प्लस आयन फॉर्म करेंगे और बाकी ऐसे के ऐसे बैठे रहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्यों? क्योंकि ये क्या है? वीक एसिड्स है, तो इससे क्या होगा कि H प्लस आयंस बहुत कम फॉर्म होंगे, तो इसी वजह से इसको वीक बोला जा रहा है, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी ही नहीं है ज्यादा H प्लस आयंस फॉर्म करने की। तो यहाँ पे आप एक डेमोन्स्ट्रेशन एग्जांपल देख भी सकते हो यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या शो किया जा रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ये क्या कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस डिसोसिएट, या आप कह सकते हो आयोनाइज हो जा रहे हैं, H प्लस Cl माइनस सब अलग अलग हो जा रहे हैं। वहीं पे आपने एसिटिक एसिड को पानी में डिसॉल्व किया तो देखिए ये मॉलिक्यूल्स ऐसे कैसे हैं? अलग हो ही नहीं रहे हैं, H प्लस आयन फॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो H प्लस आयंस फॉर्म कर रहे हैं, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स H प्लस आयंस फॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है? वीक एसिड की पहचान है कि ये क्या होता है? वीक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, अगला क्लासिफिकेशन है किस बेस पे? कि उन एसिड्स में कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो इस बेसिस पे आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। पहला होता है आपके पास हाइड्रेसिड्स और दूसरा होता है ऑक्सी एसिड्स। ध्यान रखो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। हाइड्रेसिड्स किसको बोलेंगे? जिनमें दो एलिमेंट्स है, एक हाइड्रोजन होता है और दूसरा कोई नॉन मेटल होता है। कौन सा नॉन मेटल? कोई भी नॉन मेटल चलेगा एक्सेप्ट ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हो गया तो वो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना देंगे, और वाटर कोई एसिड होता नहीं है, वाटर तो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो इस वजह से ऑक्सीजन को छोड़ के बोला है कि कोई भी दूसरा नॉन मेटल चलेगा, करेक्ट। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब क्या है? ये सब हाइड्रो एसिड्स हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन है, एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन आयोडीन, हाइड्रोजन सल्फर। तो हाइड्रोजन और नॉन मेटल। अब अगर ऑक्सीजन भी आ जाता है, यानी कि एक हाइड्रोजन होगा, नॉन मेटल होगा और एक और चीज होगी ऑक्सीजन, करेक्ट। तो ऑक्सीजन भी अगर आ जाता है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? ऑक्सी एसिड, यानी कि एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एक नॉन मेटल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अगले वाले में नाइट्रिक एसिड में आप देख सकते हो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फॉस्फोरिक एसिड में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होंगे ही होंगे, एक और नॉन मेटल होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सब क्या हो गए? आयोडिक एसिड। ये सब क्या हो गए? इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो हाइड्रेसिड्स और ऑक्सी एसिड्स में क्या अंतर होता है। अच्छा, एक और क्लासिफिकेशन होता है किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब पहले बेसिसिटी का मतलब समझते हैं कि क्या है। तो मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो आपने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे जब HCl का एक मॉलिक्यूल आयोनाइज हुआ तो इसने कितने H प्लस आयन फॉर्म किए? एक H प्लस आयन फॉर्म किया। वहीं पे सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल देखोगे तो इसने कितने H आयन फॉर्म किए? दो H प्लस आयन फॉर्म किए। अब यही कहलाती है बेसिसिटी। मतलब कि किसी भी एसिड का एक मॉलिक्यूल जब आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो वो कितने H प्लस आयन फॉर्म करता है, उसी को उसकी बेसिसिटी कहा जाता है। यानी कि अगर एक एसिड का, जैसे HCl का मैंने बताया, HCl का एक H प्लस आयन फॉर्म कर रहा है तो कितना H प्लस आयन फॉर्म कर रहा है? एक। H2SO4 का कितना कर रहा है? दो फॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब HCl की बेसिसिटी क्या हो गई? 1, और इसकी H2SO4 की कितनी हो गई? 2 हो गई। तो इस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहला इसमें आता है मोनोबेसिक। मोनोबेसिक यानी कि जिसकी बेसिसिटी 1 है। बेसिसिटी 1 होने का मतलब क्या है? वो एसिड्स जिनको अगर आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो एक ही हाइड्रोजन आयन फॉर्म करेंगे या फिर एक ही हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन आयन से ही हाइड्रोनियम आयन बनता है। तो यहाँ पे आप सीधा हाइड्रोजन आयन फॉर्म करेगा ये एक, तो इस वजह से एक हाइड्रोनियम आयन ही बना देगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो जिसमें भाई एक ही हाइड्रोजन है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एक ही है,
यहाँ पे देख सकते हो एक ही है, तो ये क्या होगा, ये क्या हो गए, ये मोनो बेसिक एसिड्स हो गए। अब यहाँ पे आपको एक एसिटिक एसिड में जरूर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार इसमें तो CH3COOH बड़े सारे H प्लस हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो ये तो चार चार H प्लस आयन फॉर्म कर सकता है। नहीं कर सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन होना ही काफी नहीं होता है, हाइड्रोजन लूज करने की कैपेबिलिटी भी उसमें होनी चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखना, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना, कार्बन पे जो हाइड्रोजन चिपके हुए होते हैं, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं, वो इजीली सेपरेट नहीं होते हैं, वो इजीली लूज नहीं कर पाएगा वो। तो कौन से कर पाएगा? जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, ये वाला। तो इस वजह से क्या है, ये एक मोनो बेसिक एसिड है, ना कि उसको आप टेट्रा बेसिक एसिड मत बोल देना कि चार चार हो गए तो चार चार हाइड्रोजन लूज करेगा, नहीं करेगा। तो ये चीज ध्यान रखोगे आप। उसी तरीके से फॉर्मिक एसिड में भी दो हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये मत समझ जाना कि डाई बेसिक है। डाई बेसिक किसको बोलेंगे? डाई बेसिक बोलेंगे ऐसे एसिड को जिसको अगर पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो दो H प्लस आयन देगा। कितने H प्लस आयन देगा? दो H प्लस आयन देगा। अब ये जो एसिड्स होते हैं, ये दो स्टेप्स में डिसोसिएट होते हैं। पहले स्टेप में क्या करेंगे? H प्लस आयन फॉर्म करेंगे और एक H प्लस आयन फॉर्म करेंगे, एक H वहीं रह जाएगा, तो बाइसल्फेट आयन फॉर्म कर देंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहला वाला, और दूसरा वाला स्टेप ऊपर आ गया। तो और दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? ये जो SO4 माइनस आयन होगा, ये भी एक दूसरा H लूज कर देगा और क्या फॉर्म कर देगा? सल्फेट आयन फॉर्म कर देगा, SO4 2 माइनस। यहाँ पे वाटर के साथ मिक्स हुआ है, तो इसीलिए H प्लस आयन की जगह पे H3O प्लस आयन आ गया। तो ये चीज ध्यान रखना, हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे आ गया है इस वजह से। तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप। तो ये दो स्टेप्स में डिसोसिएट होता है और दो तरीके के आयंस फॉर्म करता है, बाइसल्फेट और सल्फेट। इसी वजह से आप देखोगे जो डाई बेसिक एसिड होते हैं, ये दो तरीके के सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं, बाइसल्फेट्स, सल्फेट्स। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। बाइसल्फेट को हाइड्रोजन सल्फेट भी बोला जाता है। उसी तरीके से कार्बोनेट भी दो पार्ट्स में डिसोसिएट होगा, एक बनाएगा पहले बाइकार्बोनेट और फिर बनाएगा कार्बोनेट। अब आता है ट्राई बेसिक एसिड। ट्राई बेसिक एसिड यानी कि मतलब क्या हुआ इसका? ट्राई, तीन, जिसकी बेसिसिटी क्या हुई? तीन हुई, यानी कि जो डिसोसिएट होने पे तीन H प्लस आयन फॉर्म करता है, जिसका एक मॉलिक्यूल। तो H3PO4 इसका बहुत बेहतरीन सा एग्जांपल है। एक स्टेप्स में, पहले स्टेप में क्या होगा? एक H प्लस आयन लूज करेगा, दो हाइड्रोजन वहीं रह जाएंगे और एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर दूसरे स्टेप में जो H2PO4 था, वो एक और H प्लस आयन लूज करेगा और क्या होगा? साथ में एक और H गया तो कितना हो जाएगा? HPO4 2 नेगेटिव आ जाएगा। और तीसरे स्टेप में HPO4 2 नेगेटिव के बाद क्या फॉर्म कर लेगा? एक और H प्लस आयन लूज करेगा, तो क्या हो जाएगा? PO4 3 माइनस बना देगा। तो ये कैसा है? तीन स्टेप्स में इसका पूरा प्रोसेस हो रहा है। तो पहले स्टेप्स में बनाएगा H2PO4 माइनस, जिसको हम बोलेंगे दो हाइड्रोजन है तो इसका नाम हो जाएगा डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। HPO4 2 माइनस बनाएगा तो एक ही हाइड्रोजन रह गया, तो उसको बोलेंगे मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट। और जब तीसरा हाइड्रोजन भी गया तो तब बच जाएगा PO4 3 माइनस, जिसको हम बोलेंगे फॉस्फेट आयन। तो कितने स्टेप्स में हो रहा है ये बात, ये काम? तीन स्टेप्स में हो रहा है। तो ये तीन तरीके के आयंस बनाएगा। नेक्स्ट, किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे। कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे मतलब दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। यानी कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि कितना एसिड प्रेजेंट है, क्योंकि पानी में डिसॉल्व किया है ना आपने, तो कितना एसिड प्रेजेंट है। अगर एसिड बहुत ज्यादा प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड, और अगर एसिड बहुत कम प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूट एसिड। तो दो तरीके के एसिड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। पहला है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, एक ऐसा एसिड जिसमें जो पानी है वो बहुत कम होता है और एसिड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर, वो हो गया कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और दूसरा हो गया आपका डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड कौन सा एसिड हो गया? एक ऐसा एसिड जिसमें पानी बहुत ज्यादा होता है और एसिड बहुत कम होता है, तो वो हो गया आपको डाइल्यूट एसिड। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि कंसंट्रेटेड एसिड में एसिड बहुत ज्यादा दिख रहा है, डाइल्यूट एसिड में एसिड बहुत कम दिख रहा है। तो ये हो गया किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन? ऑन द बेसिस ऑफ वेदर इट इज डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, यानी कि कितना ज्यादा उसमें एसिड है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात आती है किस चीज की? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की। एसिड्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, यानी कि पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपके पास टेस्ट। टेस्ट कैसा होता है? सार टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है, वो तो हम शुरू से कह रहे हैं। दूसरा, स्किन पे इफेक्ट। तो अगर आप देखोगे, अगर आप टच करोगे, स्पेशली जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो ये थोड़ा सा काफी खतरनाक होते हैं। तो क्या करते हैं? ये बहुत कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव का मतलब क्या होता है? आपकी स्किन को खा जाएंगे, आपकी स्किन के साथ रिएक्ट कर लेंगे,
और पूरी स्किन डैमेज हो जाएगी, स्किन जल जाएगी। तो ये इफेक्ट मोस्टली एसिड्स का होता है। हाँ, अलग अलग एसिड अलग अलग तरीके से जलाती है, लेकिन डैमेज सभी करेंगे स्किन को। अगला आता है उसका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या इफेक्ट होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपको आयंस दिख रहे हैं, आयंस के पास चार्ज होता है, और इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? चार्ज चाहिए। चार्ज इजीली मूव भी कर रहा है, तो इस वजह से जो ये एसिड्स होते हैं, एसिड्स के जो सॉल्यूशन होते हैं, ये अच्छे कंडक्टर होते हैं, वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। अगला चलिए, अगला आते हैं हम लोग बेसिस पे। बेसिस से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ एसिड्स की प्रॉपर्टीज में, वो है इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर्स। अब ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स एक्चुअली कुछ ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस या मैन मेड भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड या बेस को आइडेंटिफाई करने के काम आता है, उनको हम क्या बोलेंगे? इंडिकेटर्स कहते हैं। चाहे उनके कलर से, चाहे उनकी स्मेल से आप एसिड्स या बेसिस को क्लासीफाई या आइडेंटिफाई कर सकते हो बेसिकली। तो जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है जो सबसे ज्यादा बच्चों को ऑलरेडी पता होता है, जिसको हम कहते हैं लिटमस। तो एक लिटमस पेपर लेते हैं हम लोग। लिटमस पेपर कौन से कलर का? ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस लेते हैं। तो ब्लू लिटमस जो है, इसको अगर आप एसिड में डिप करोगे, एसिड में डुबाओगे, तो ये हो जाता है रेड। तो अगर किसी भी लिटमस ने रेड ब्लू लिटमस को कैसा कर दिया? रेड कर दिया, इसका मतलब वो कैसा सॉल्यूशन है? वो एसिडिक सॉल्यूशन। तो कोई भी लिक्विड है, कोई भी सॉल्यूशन है, उसने अगर ब्लू लिटमस को रेड कर दिया, तो यानी कि कैसा है? वो एसिडिक है। अब ये तो थी बात एसिड्स की। अब हम बात करेंगे बेसिस की। सबसे पहले बेसिस के इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे, जनरल आइडिया दे देते हैं। जैसे कि हमने टेस्ट से पता किया था एसिड्स का, अगर बेसिस का टेस्ट देखोगे तो कोई मतलब जैसे कंज्यूम करना बड़ा मुश्किल है इसको, क्योंकि बेसिस का जो टेस्ट होता है वो बिटर टेस्ट होता है, बहुत कड़वा टेस्ट होता है। तो ऑब्वियसली टेस्ट कोई करेगा नहीं, है ना? और अगर हम इसके टच की बात करें, टच से भी पता चल जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो बेसिस होते हैं ना, बेसिस, हाँ, ज्यादातर क्या बेसिस क्या होते हैं? वो सॉलिड ही होते हैं। बेसिस क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। तो जब आप इनको टच करते हो, तो जैसे साबुन देखा होगा ना, साबुन का जो टच होता है थोड़ा सा स्लिपरी सा, सोपी टच उसको बोलते हैं हम लोग। तो इसको सोपी टच कहते हैं। अब अगर हम केमिकली डिफाइन की बात करें, जैसे हमने एसिड्स को डिफाइन किया था, याद है कि भाई एसिड्स कौन होते हैं? जिनको डिसॉल्व करने पे, पानी में डिसॉल्व करने पे जो H प्लस आयन देते हैं, उनको एसिड्स बोलते हैं। तो उसी तरीके से अगर बेसिस की बात करें, तो बेसिस कौन होते हैं? जो पानी में डिसॉल्व करने पे OH माइनस आयन देते हैं। वैसे तो ये भी कह सकते हो, या बेसिस की मैं आपको एक और डेफिनेशन बता देता हूँ कि अगर जो एसिड्स के साथ, जो कंपाउंड एसिड्स के साथ रिएक्ट होके क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ, अगर सॉल्ट के साथ एक और कंपाउंड बनाएंगे तो कौन सा होगा? वाटर। तो ऐसे कंपाउंड जो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, उनको बेस कह सकते हो आप, क्योंकि सारे बेसिस का जरूरी नहीं है कि OH माइनस आयन फॉर्म करें। तो जो बेसिस पानी में डिसॉल्व होने पे OH माइनस आयंस फॉर्म करते हैं, उनको बेसिस कहते हैं। अब यहाँ पे एक बेसिस होते हैं, कैटेगरी होती है बेसिस को, जिनको हम कहते हैं एल्कलाई। ये अल्कलाई क्या होते हैं? ये अल्कलाई, अल्कलाई वो बेसेस होते हैं जिनको अगर आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो कंप्लीटली डिसोसिएट, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, या आप कह सकते हो लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन फॉर्म करते हैं। तो जो पानी में डिसॉल्व होने पे OH माइनस आयन फॉर्म करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अल्कलाई कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। तो अल्कलाई बेसिकली बेसेस ही होते हैं, बेसिस की एक कैटेगरी होती है। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, बेसिस के एग्जाम्पल्स की, तो कौन कौन से आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिल सकते हैं बेसिस के? तो ये सारे मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, जितने भी, यानी कि इसमें सारे के सारे नहीं आएंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, मेटल ऑक्साइड जैसे कि सोडियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये बेसिस के एग्जाम्पल है। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि बेसिस नहीं होते हैं, बेसिस के एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड ZnO, या फिर लेड ऑक्साइड PbO। ये बेसिस नहीं होते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना मत, लेकिन मोस्टली होते हैं। उसी तरीके से अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं, ज्यादातर वो एसिडिक होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, अब ये तो ऑक्साइड्स की बात हो गई। दूसरा आता है हाइड्रोक्साइड्स। मेटल हाइड्रोक्साइड्स कैसे होते हैं? वो सारे क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड्स भी जैसे कि ऑक्साइड्स की तरह एक आध मेटल हाइड्रोक्साइड्स भले ही ऐसे मिल जाएंगे जो थोड़ा एम्फोटेरिक होते हैं, मेट तो लेकिन वो बेसिक नहीं होते हैं। लेकिन ज्यादातर मोस्टली मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं बेसिक ही होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या फिर मेटल तो खैर अमोनियम होता नहीं है, जिंक हाइड्रोक्साइड नहीं, कॉपर हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, सब बेसिक होते हैं। उसके अलावा मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी उनको कहते हैं, वो भी बेसिक होते हैं। तो ये चीज याद रखना, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स, ये भी बेसिक होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट,
सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये सब क्या होंगे? बेसिस ही होंगे। अब बात करते हैं हम बेसिस के क्लासिफिकेशन की, यानी कि बेसिस को हम कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि हम एसिड्स को क्लासिफाई कर रहे थे, हाँ यहाँ पे वो क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाला, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ के बेसिस पे कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो सेम जैसे कि उनकी कैपेबिलिटी थी डिसोसिएट होने की, अगर वो डिसोसिएट होके OH माइनस आयन फॉर्म करते थे, क्योंकि बेसिस क्या बोला कि जो OH माइनस आयन फॉर्म करते हैं वाटर में डिजोल्व होके वो बेस है, यानी कि जो जितना ज्यादा OH माइनस आयन फॉर्म करेगा वो उतना अच्छा बेस है। तो जब पानी में डिजोल्व करने पे जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है किसमें? OH आयन माइनस आयन फॉर्म करने में, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब स्ट्रॉन्ग बेसिस में ना ज्यादा याद नहीं रखने, इन दो को याद रख लो, होते तो काफी हैं, कुछ एक आध और होते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस बहुत ज्यादा नहीं होते, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में भी दो तीन को याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एसिड्स में ध्यान रखना। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी हैं, ठीक है, लेकिन ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको याद रखना है। उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेसिस में, क्योंकि ज्यादातर एसिड्स क्या होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं। याद रखना सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, और इनऑर्गेनिक एसिड्स या जो मिनरल एसिड्स की बात कर रहे हैं वो बहुत कम, उनमें भी बहुत कम होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ज्यादातर एसिड्स वीक ही होते हैं, उसी तरीके से ज्यादातर जो बेस होते हैं वो भी वीक बेस होते हैं। बहुत कम एसिड्स और बेस हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। उनमें से ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन ये दो का याद रखना, पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके। नेक्स्ट बात आती है वीक बेसिस। क्या वीक बेसिस तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होते हैं? वीक बेसिस होते हैं। तो वीक बेस क्या हुए? जिनको जब पानी में डिसोसिएट करोगे, पानी में डिसॉल्व करोगे, तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, बहुत कम OH माइनस आयंस फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बेसिस होते हैं, अगर जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई 10 आपने मॉलिक्यूल लिए या 100 मॉलिक्यूल लिए, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, तो उनमें से 4-5 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, बाकी 90-95 मॉलिक्यूल जो होंगे वो ऐसे के ऐसे बैठे रहेंगे, उनमें OH माइनस आयन उनका अलग होगा ही नहीं। तो इस वजह से क्या होता है? ये बहुत अच्छे बेस नहीं होते हैं, वीक बेस कहलाते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं? कंसंट्रेशन के बेसिस पे। कंसंट्रेशन के बेसिस पे यानी कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट मतलब क्या होता है? जिसमें बेस की क्वांटिटी बहुत कम होती है और वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। उसी तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा होता है? जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जिसमें बेस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और वाटर की क्वांटिटी बहुत ही कम है या ना के बराबर है। थर्ड क्लासिफिकेशन सेम ऐसी, जैसे याद होगा आपको, जैसे हमने पढ़ा था बेसिसिटी ऑफ एसिड, वैसे ही आता है एसिडिटी ऑफ बेस। अब यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी, तो ये चीज ध्यान रखना, एसिडिटी बेस की होती है, एसिड की नहीं, बेसिसिटी एसिड की होती है। तो अब पहले एसिडिटी को डिफाइन करते हैं कि एसिडिटी क्या होती है किसी भी बेस की। तो किसी भी बेस की एसिडिटी क्या कहलाती है? कि उसका एक मॉलिक्यूल कितने OH माइनस आयंस फॉर्म करता है, वो उसकी क्या हो गई? एसिडिटी हो गई। जैसे एसिड की बेसिसिटी क्या थी? कि उसका एक मॉलिक्यूल कितने H प्लस आयन फॉर्म करता है, वो उसकी क्या हो जाती थी? एसिडिटी हो जाती थी, उस बेसिसिटी हो जाती थी एसिड की। वैसे ही क्योंकि बेसिस तो OH माइनस आयन फॉर्म करते हैं, तो एक मॉलिक्यूल कितने OH माइनस आयन फॉर्म करेगा, वो कहलाती है उसकी बेसिसिटी। और जैसे वहां पे क्लासिफिकेशन था ना कि मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड, यहाँ पे भी वैसी है, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस, यानी कि जो जिसका एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होने पे एक OH माइनस आयन फॉर्म करेगा, कितने OH माइनस आयन फॉर्म करेगा? एक OH माइनस आयन फॉर्म करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मोनो बेसिक, मोनो एसिडिक बेस। अगर दो OH माइनस आयन फॉर्म करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो दो OH माइनस आयन अगर फॉर्म करता है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डाई एसिडिक बेस। और अगर तीन करेगा, अगर किसी का एक मॉलिक्यूल तीन OH माइनस आयन फॉर्म करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो तीन OH माइनस आयन अगर फॉर्म करता है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ट्राई एसिडिक बेस। तो मोनो एसिडिक बेसिस के एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनके केवल जो एक मॉलिक्यूल है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो एक OH माइनस आयन फॉर्म कर रहा है। उसी तरीके से डाई एसिडिक बेस का आप एग्जांपल देख सकते हो, क्या क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके अलावा बेरियम हाइड्रोक्साइड, उसके अलावा और भी हैं जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ट्राई एसिडिक बेस के एग्जांपल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसका आप देख सकते हो एक मॉलिक्यूल तीन तीन OH माइनस आयंस फॉर्म करता है, क्योंकि तीन OH दिख ही रहे होंगे आपको इसमें, है ना।
तो 3 OH माइनस आयन फॉर्म करेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रॉपर्टीज, एसिड्स की प्रॉपर्टीज, एसिड नहीं, यहाँ पे बेसिस की प्रॉपर्टीज होना चाहिए। बेसिस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो चलिए बेसिस की प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आता है टेस्ट। तो टेस्ट तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, बिटर टेस्ट होता है। और अगर टच की बात करें तो सोपी टच होता है इसका। सोपी टच का मतलब आपको पता चली गया होगा, जैसे सोप लगता है ना टच करने पे किसी बेस को, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, उसको अगर आप टच करोगे तो बिल्कुल सोप जैसा लगेगा, जैसे साबुन को टच करने पे फील होता है, इनको टच करने पे वैसे ही फील होता है। एक्शन ऑन इंडिकेटर, इंडिकेटर बिल्कुल उल्टा, याद है एसिड में क्या था कि उसमें अगर आप ब्लू लिटमस डालते थे तो उसको रेड कर देता था। तो ये क्या करता है, बेस क्या करता है, उसमें अगर तुम रेड लिटमस डालोगे तो रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। और अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो भाई आयंस तो इसमें भी है, पॉजिटिव आयन, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों है। तो आयंस हैं तो उससे क्या होगा, आयंस में चार्ज होता है, चार्ज होता है, इजीली मूव कर सकते हैं सॉल्यूशन में, तो उसकी वजह से इजीली इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर पाते हैं। तो ये भी अच्छे कंडक्टर होते हैं एसिड्स की तरह बेस के। हाँ ये बात अलग है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, क्योंकि उनमें आयंस ज्यादा होते हैं, आयंस ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, वो ज्यादा अच्छा कंडक्ट करेंगे, ज्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं। जबकि जो वीक एसिड्स या वीक बेसेस होते हैं वो थोड़ा उतने अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं। अब बात आती है प्रिपरेशन की, भाई कि एसिड्स को या बेसिस को प्रिपेयर कैसे किया जाए। तो प्रिपरेशन करने का एक सबसे पहला जो तरीका है वो सिंथेसिस मेथड। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, पिछले चैप्टर में भी हमने सिंथेसिस रिएक्शन पढ़ी थी, जो किस कैटेगरी में आता है, जिसको हम कहते हैं कौन सी रिएक्शन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन या जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं, एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म कर लेते हैं, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। करेक्ट। हाइड्रोजन और सल्फर मिलके क्या फॉर्म कर लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म कर लेते हैं, तो ये क्या है, एसिड्स की डायरेक्ट प्रिपरेशन हो गई। उसी तरीके से हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके HI फॉर्म कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, एक एसिड है। ठीक है। उसी तरीके से सल्फर और ऑक्सीजन मिलके, यहाँ पे O2 होना चाहिए, सल्फर और ऑक्सीजन मिलके क्या फॉर्म कर लेंगे, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म कर लेंगे। या फिर सल्फर और ऑक्सीजन मिलके क्या फॉर्म कर सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलके क्या फॉर्म कर लेते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या फॉर्म कर लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। तो ये हो गया आपका सिंथेसिस मेथड। अब किसी भी, ध्यान रखो, नॉन मेटल ऑक्साइड मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ज्यादातर ये एसिडिक होते हैं। तो ऑब्वियसली इसके साथ आप पानी मिलाओगे बाय डिसॉल्विंग एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं इन वाटर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। उसी तरीके से और भी हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड को करोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या बनाएगा, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। इसको कौन सा एसिड बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। तो ये क्या है, एसिडिक ऑक्साइड या फिर नॉन मेटल्स के ऑक्साइड से बनते हैं। इसको अगर आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये एसिड्स फॉर्म करेगा। एक और तरीका होता है कि कुछ एसिड्स, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड से आप क्या बना सकते हो, सोडियम क्लोराइड के साथ मिलके, यानी कि किसी सॉल्ट के साथ मिलके एक एसिड बना सकते हो। कौन सा एसिड बनाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर यहाँ पे क्लोरीन क्लोराइड है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रेट होता तो NaNO3 होता तो नाइट्रिक एसिड बन जाता। कैसे बन जाता, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं उसका। तो नाइट्रिक एसिड कैसे बन जाता, तो हम क्या करेंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को किसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं, NaNO3 के साथ, नाइट्रिक सोडियम नाइट्रेट के साथ। तो ये क्या फॉर्म कर लेता है, NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा, और साथ में बना देगा HNO3, यानी कि इसको आप क्या कहते हो, नाइट्रिक एसिड कहते हो। अब यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पे जो एसिड्स बनते हैं ना, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड से बन जाता है। क्यों, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड की एक खास प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होता है, ये होता है ये इजीली वेपर नहीं फॉर्म करता है, जिसको हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल। क्या है ये, नॉन वोलेटाइल। जबकि जो वोलेटाइल, VOLATIL, तो नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ, इजीली वेपर नहीं फॉर्म करता है। जबकि HCl और HNO3 वोलेटाइल होता है, तो इनसे आप सल्फ्यूरिक एसिड को इतना इजीली नहीं बना सकते। बन जाता है, बन जाता है, देखो कैसे बन जाता है।
एक और तरीका बताता हूँ, जैसे कि लेकिन वहाँ पे नाइट्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग या आप कह सकते हो कंसंट्रेटेड होना चाहिए। तो नाइट्रिक एसिड से भी बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो ये भी एक तरीका है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, सल्फर के साथ रिएक्ट कर लो तो क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। तो ये बनाएगा H2SO4 प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, कितना 6NO2 बना देगा, प्लस बाकी वाटर मॉलिक्यूल। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ तरीके हैं एसिड्स को प्रिपेयर करने के। उसी तरीके से बेसिस को भी प्रिपेयर किया जा सकता है, कि जैसे मैंने आपको बोला था ना कि हाइड्रोजन को और किसी नॉन मेटल को अगर आपको ध्यान हो तो सिंथेसिस में हम वही तो कर रहे थे। देखो, हाइड्रोजन को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। उसी तरीके से अगर मेटल के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करोगे तो मेटल और ऑक्सीजन क्या मिल बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। और मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। नॉन मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो हाइड्रोजन और नॉन मेटल एसिड्स बनाते हैं, और ऑक्सीजन और मेटल्स जो कि मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिस बनाते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं बेसिस के, जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये सब क्या है, बेसिस के एग्जांपल्स हैं। और भी तरीके हैं मेटल ऑक्साइड्स बनाने के, जैसे मेटल कार्बन। अब मेटल कार्बोनेट तो खुद बेस होता है, लेकिन इन बेसिस को भी अगर आप किसके साथ, इसको अगर हीट करोगे तो क्या ये लूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, मेटल्स के ऑक्साइड बन जाते हैं। और मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, एक बेसिक रिएक्शन याद रखना। उसके अलावा और भी तरीके हैं कि जो, हाँ, बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन एक्टिव मेटल्स। कुछ एक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम। सोडियम को अगर आप वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग मेटल्स पे वो मेटल की रिएक्टिविटी पे से पता चलता है। सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, उसको आप ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर लोगे तो बेस बना देगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बना देगा, हाइड्रोजन बना देगा। मैग्नीशियम को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए होता है, गर्म पानी चाहिए होता है, ठंडे पानी से काम नहीं चलता है। तो क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे ध्यान रखना, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। उसी तरीके से आयरन की बात करें तो ठंडे या गर्म पानी से काम नहीं चलता है, इसके लिए चाहिए स्टीम, बहुत गर्म, ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव तो होता है, थोड़ा कम होता है। तो क्या बनाया गया, फेरिक ऑक्साइड। ये भी क्या है, बेस है। सारे मेटल ऑक्साइड्स मोस्टली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। उसके अलावा एक और तरीका बता देता हूँ आपको, कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, जैसे कि मेटल ऑक्साइड कौन है, सोडियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। तो सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब क्या है, मेटल ऑक्साइड्स हैं। और इनको किसके साथ ट्रीट करोगे, किनके साथ रिएक्ट करोगे, अगर वाटर के साथ, जैसे कि यहीं पे देख लो कैल्शियम ऑक्साइड, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बना देगा, बेस बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। उसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी क्या बना देगा, NaOH बना देगा, 2NaOH। या फिर जिंक ऑक्साइड को, जिंक ऑक्साइड, खैर जिंक ऑक्साइड का तो बिहेवियर ही अलग होता है, ये थोड़ा एम्फोटेरिक होता है, तो जिंक ऑक्साइड का वैसे एग्जांपल नहीं देना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास, यूजेस। करेक्ट। तो ये तो अभी तक क्या प्रिपरेशन की बात कर रहे थे हम लोग। यूजेस की बात कर लेते हैं। यूजेस तो बहुत वास्ट हैं, ठीक है, कहीं से भी कोई सा भी यूज टपक सकता है। तो जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे विनेगर हो गया। विनेगर क्या है, विनेगर क्या नाम था इसका, वैसे इसको हम कहते थे कौन सा एसिड, इसमें होता था एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड या एसिटिक एसिड का यूज विनेगर में होता है, और विनेगर का यूज घर में जो खाना वगैरह आप बनाते हो, कुकिंग वगैरह में, इसमें होता है। खाना वगैरह बनाने में, मतलब कि जो आप फूड वगैरह खाते हो तो उसमें जो एक लिक्विड ऐड करते हो ना आप, विनेगर को, स्पेशली नूडल्स वगैरह में। उसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के तो मतलब इसको इसके इतने ज़्यादा यूजेस होते हैं, इतने ज़्यादा यूजेस होते हैं कि इसको बोला जाता है किंग ऑफ एसिड्स, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा यूजेस होते हैं। ऑलमोस्ट हर जगह ये यूज होता है, चाहे आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री से लगा लो, या फिर आप जहाँ पे पेट्रोलियम रिफाइनिंग होती है, या फिर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करो, या फिर आप मेटलर्जी में बात करो, या फिर आप मतलब किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ आप, हर जगह इसका यूज होता है। लेबोरेटरी में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, फर्टिलाइजर्स बनाने में इसका यूज होता है। तो लगभग लगभग सब जगह सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है, इस वजह से क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये एसिड है। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड की ही तरह बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, थोड़ा सा कम है, लेकिन नाइट्रिक एसिड भी बहुत ज़्यादा यूज होने वाला एसिड है। तो फर्टिलाइजर्स बनाने में इसका काम आता है। उसके अलावा
कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में भी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। देन आता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो आपका कार्बोनेटेड वाटर होता है, जिसको आप सोडा बोलते हो, सोडा वाटर जो होता है, सोडा वाटर या फिर आपका जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो उसमें क्या कहते हैं, ये कार्बोनिक एसिड होता है। तो कार्बोनिक एसिड का तो आपको पता चल ही गया, ठीक है। तो जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक्स स्पेशली जो होती हैं उनमें कार्बोनिक एसिड यूज होता है, जिसमें झाग निकलता है बेसिकली। उसके अलावा बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तो वैसे काफ़ी यूजेस हैं। तो उनमें से एक यूज़ होता है किसमें, जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो, खेतों में डाला जा रहा है इसको। जब मिट्टी जो होती है ना आपकी बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, तो उसको एल्कलाइन बनाने के लिए, थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। अमोनिया का यूज़ होता है। अमोनिया को मतलब डायरेक्टली तो नहीं यूज़ किया जाता है, लेकिन अमोनियम सॉल्ट्स बना के, सॉल्ट्स क्या होते हैं, अमोनियम सॉल्ट जो होते हैं वो फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया जाता है इनको। तो अमोनिया का यूज़ फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है स्पेशल, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको, इसको यूज़ किया जाता है एंटासिड्स में। ये भाई एंटासिड्स क्या होते हैं, जब आपको एसिडिटी हो जाती है ना, तो जो आप खाते पीते हो, इनो वगैरह, तो वो क्या होता है, बेस होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। तो ये क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, थोड़ा आपको रिलीफ मिल जाता है। अब बात आती है किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस वगैरह सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, सॉल्ट्स पे, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड को अभी आगे चल के पढ़ना ही हमने। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सॉल्ट्स पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सॉल्ट्स होते क्या हैं। तो सॉल्ट्स, ध्यान रखना, सबसे पहली चीज, सॉल्ट्स क्या है, आयोनिक कंपाउंड्स हैं। कैसे कंपाउंड्स हैं ये, आयोनिक कंपाउंड्स। अगर हम बात करें कि रूम टेम्परेचर पे आपको हमेशा सॉलिड स्टेट में ही मिलेंगे। हाँ, इनके सॉल्यूशन बना सकते हो आप, लेकिन स्टेट इनकी क्या होती है, सॉलिड ही होती है। अभी सॉलिड सॉल्ट बनते कैसे, सॉल्ट बनते हैं एसिड और बेस से रिएक्ट करके। तो एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। सॉल्ट कैसे पहचानोगे सॉल्ट को, तो सॉल्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जिनमें पॉजिटिव आयन होते हैं और नेगेटिव आयंस होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन, H प्लस आयन, क्योंकि H प्लस आयन तो एसिड्स का होता है ना, एसिड्स फॉर्म करते हैं। और नेगेटिव आयन एक्सेप्ट, नेगेटिव आयन किसको छोड़ के, एक्सेप्ट OH माइनस आयन। सो हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्साइड आयन और H प्लस आयन को छोड़ के कोई भी आयन अगर इनमें हो तो इनको सॉल्ट कहा जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों का होना जरूरी है, ऑब्वियसली, कि आयन तो होगा नहीं, न्यूट्रल कंपाउंड तो न्यूट्रल होते हैं ना। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, सोडियम क्लोराइड जो कोई कॉमन सॉल्ट होता है, सोडियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, बस सारे बहुत सारे हैं, ठीक है। और आपको ध्यान होगा पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि एसिड्स और बेस मिलके जब सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं तो उस रिएक्शन को क्या नाम दिया जाता है, उस रिएक्शन को नाम दिया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या नाम दिया जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, एसिड्स और बेस मिलके क्या फॉर्म कर सकते हैं, सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, देखिए HCl, और यहाँ पे देखिए H प्लस और OH माइनस आयन मिलके वाटर बना देते हैं। बाकी एसिड का जो नेगेटिव आयन था और बेस का जो पॉजिटिव आयन था वो मिलके क्या बना देता है, सॉल्ट बना देता है। तो ध्यान रखना कि सॉल्ट में, क्योंकि एसिड देता है H प्लस आयन और बेस देता है OH माइनस आयन, एसिड का H प्लस आयन और बेस का OH माइनस आयन मिलके वाटर बना देता है। तो एसिड में बच गया नेगेटिव आयन और बेस में बच गया पॉजिटिव आयन, ये क्या बना देता है, सॉल्ट बना देता है। यानी कि सॉल्ट किससे बनता है, बेस के पॉजिटिव आयन से और एसिड के नेगेटिव आयन से। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख सकता है सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम आयन जो है बेस का पॉजिटिव आयन है, क्लोराइड आयन एसिड का नेगेटिव आयन है। उसी तरीके से H2SO4 में देख लो, H2SO4 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम आयन ये बेस का पॉजिटिव आयन है और सल्फेट आयन एसिड का नेगेटिव आयन है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट चीज आती है आपके पास, इसको हम कहते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इंडिकेटर्स बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आपको एसिड या बेस का पता है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एसिड और बेस पता करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है या कौन सा बेस है। अब ये इंडिकेटर्स भी होते हैं ना, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कौन कौन से अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपके पास आता है कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर्स, ठीक है। पहले आते हैं कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो ये कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या करते हैं, ये सिर्फ इंडिकेट करते हैं। यानी इंडिकेट करने का मतलब क्या हुआ, ये आपको ये बता देंगे कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। इसके कुछ एग्जांपल हमने अभी पढ़ा था, याद है, लिटमस। तो लिटमस का आपको मैंने बताया था कि लिटमस क्या हो जाता है, लिटमस
रेड टू ब्लू हो जाता है। अगर रेड टू ब्लू हो गया, रेड टू ब्लू हो गया तो इसका मतलब क्या है? रेड टू ब्लू हो गया तो यानी कि क्या है? ये क्या है? बेस है, एसिड नहीं, ये बेस होता है। और ब्लू लिटमस अगर रेड हो गया, ब्लू लिटमस को कौन रेड कर देता है? ब्लू टू रेड कौन करता है? ये करता है एसिड। तो लिटमस से आपको एसिड बेस का पता चल जाता है। उसी तरीके से एक और एसिड का एक और होता है मैथाइल ऑरेंज। मैथाइल ऑरेंज क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर का सब्सटेंस होता है। और अगर हम बात करें एसिड्स की, तो एसिड्स में इसका कलर हो जाता है पिंक। पिंक हो गया, इसका मतलब ये हुआ एसिड, ये है एसिड। और अगर ये हो गया येलो, तो येलो है तो इसका मतलब वो क्या है? बेस है। उसके अलावा एक और होता है जिसकी हम बात कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, उसको हम कहते हैं फेनोप्थलीन। क्या कहते हैं हम उसको? फेनोप्थलीन। फेनोप्थलीन। इस फिनोप्थलीन जो होता है ना, ये एसिड के साथ, वैसे तो कलरलेस होता है, एसिड के साथ कोई कलर नहीं, कलरलेस ही रहता है। और अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस के साथ इसका कलर हो जाता है पिंक। तो ये आप याद रख सकते हो। तो ये तो कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर्स हो गए। अब बात करते हैं हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर केवल आपको एसिड या बेस नहीं बताते हैं, उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि कौन सा एसिड जो है कितना स्ट्रांग है, कौन सा बेस कितना स्ट्रांग है। अब वो पता कैसे चलेगा? वो पता चलता है एसिड की एक, एसिड या बेस की एक वैल्यू से, जिसको हम कहते हैं पीएच वैल्यू। क्या कहते हैं? पीएच वैल्यू। अब पीएच वैल्यू क्या होता है? पीएच वैल्यू या पीएच स्केल से पता चलता है किसी भी सब्सटेंस कि ये एसिड है या बेस है। तो कुछ ना, एक स्केल होता है, एक मेजर, एक वैल्यू सिस्टम होता है, कहाँ से लेके? 0 से लेके 14 तक। 0 से लेके 14 तक होता है। तो क्या होता है 0 से लेके 14 तक? कि इसमें हम लोग वैल्यूज पता करते हैं 0 से लेके 14 तक। अगर उसकी वैल्यू क्या होती है? 7 होती है बीच में एकदम, तो वो होता है न्यूट्रल। अगर 7 से ऊपर होती है तो बेसिक होता है। 7 से ऊपर वो बेसिक होते जाता है, और 7 से नीचे जाता है, जितना नीचे जाएगा उतना एसिडिक होता जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? 0 वाला। और सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? 14 वाला। तो एसिडिक टू बेसिक जैसे जैसे पीएच बढ़ता जाएगा, यानी कि जिसका पीएच 1 है, बहुत कम है, वो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। 0 या 1 है तो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। जिसका पीएच 5 है वो बहुत कम एसिडिक होगा। जिसका पीएच 8-9 के आसपास है वो बहुत कम बेसिक होगा, क्योंकि 7 के ऊपर बेसिक होना शुरू हो जाता है। और जिसका पीएच 13-14 चला जाता है वो बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है ना, अलग अलग कलर फॉर्म करता है। यानी कि बहुत ज्यादा एसिडिक है, यानी कि उसका पीएच अगर 5 है, जैसे 1 के आसपास आ रहा है तो रेड कलर देगा, 3 के आसपास आ रहा है तो ऑरेंज कलर देगा, 5 के आसपास आ रहा है तो वो येलो कलर देगा, 7 के आसपास आ रहा है तो ग्रीन कलर देगा, 9 के आसपास आ रहा है तो ब्लू कलर देगा, फिर 11-12 के आसपास आ रहा है तो ये इंडिगो कलर फॉर्म कर देगा, इंडिगो। और अगर 14 तक जा रहा है, 14 के आसपास आ रहा है, तो ये कौन सा कलर देगा फिर? क्या नाम है इसका? पर्पल, या आप जिसको आप वॉयलेट कलर कह सकते हो। तो ये आपको रेनबो के कलर्स दिख रहे होंगे, और ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ओके। उसके अलावा एक और चीज आती है, तो पीएच पेपर। पीएच पेपर एक एग्जांपल है किसका? यूनिवर्सल इंडिकेटर का। तो पीएच पेपर क्या करता है? अलग अलग कलर देता है अलग अलग पीएच पे। तो अगर रेड हो गया इसका मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक है। अगर वॉयलेट हो गया पीएच पेपर, इसका मतलब बहुत ज्यादा बेसिक है। अगर आपको येलो दिख रहा है यानी कि हल्का सा एसिडिक है। उसी तरीके से अगर ब्लू दिख रहा है तो इसका मतलब हल्का सा बेसिक है। तो पता चल जाता है। केवल ये नहीं पता चलता है कि कितना कि एसिडिक है कि बेसिक है, बल्कि ये भी पता चल जाता है कि कितना एसिडिक कितना बेसिक है। कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर से ये नहीं पता चलता है। कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर से सिर्फ और सिर्फ ये पता चलता है कि एसिड है या बेस है, पर कितना स्ट्रांग है वो नहीं पता चलता है। एक और टाइप के इंडिकेटर्स आते हैं जिनको हम कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, जैसे कि ये कलर चेंज करते हैं। कौन? ये जो एसिड बेस इंडिकेटर, कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर्स की हम बात कर रहे थे, लिटमस, मेथिल ऑरेंज और फेनोप्थलीन। कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे हल्दी वगैरह हो गई, टर्मरिक, आपने देखा होगा कि बेस के साथ मिलके, जैसे आप साबुन के साथ उसको रगड़ते हो तो ये पिंक कलर का या रेड कलर का हो जाता है। तो जैसे आपने देखा होगा जब कपड़ों में दाग लग जाता है हल्दी का, फिर धोते हैं आप उसको, तो उसका कलर चेंज हो जाता है, पीले से वो कैसा हो जाता है? वो ऑरेंज कलर का या फिर पिंक कलर का हो जाता है। तो वो क्या है? वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। उसी तरीके से ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आते हैं, ये कलर नहीं चेंज करते हैं, ये करते हैं अपना ओडर चेंज, स्मेल ही चेंज हो जाती है इनकी। जैसे अनियन होता है, तो अनियन किसको इंडिकेट कर लेता है? एसिड्स को। एसिड्स में अगर आप एसिड्स को डालोगे अगर अनियन में, तो उसकी स्मेल चली जाती है, तो स्मेल ही नहीं आती है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मतलब कि क्या शो करेगा? अगर उसकी स्मेल ही चली जाएगी, इसका मतलब कैसा सब्सटेंस है? एसिडिक सब्सटेंस है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो न्यूट्रलाइजेशन तो हम खैर पढ़ ही चुके हैं।
अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, कि पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में। तो खैर इंपॉर्टेंस तो कम नहीं है, बहुत जगह यूज होती है। जैसे कि सबसे पहले चेंज ऑफ सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, हमारे सर्वाइवल में कैसे, कि जो जैसे हमारा जो क्या कहते हैं पीएच होता है हमारे ब्लड का, वो होता है लगभग, जो हेल्दी पर्सन होता है उसका जो पीएच होता है 7.2 और 7.4 के बीच में होता है। 7.2 टू 7.4 लगभग, वैसे 7.28 के आसपास होता है। बट ये रेंज हो सकती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर गया तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फिर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, हेल्थ इश्यूज होंगे। तो आपके ब्लड का पीएच इतना होना चाहिए। मैं ब्लड की बात कर रहा हूँ, पूरे बॉडी की नहीं, क्योंकि पूरे बॉडी में अलग अलग पार्ट का पीएच अलग अलग हो सकता है, ये चीज ध्यान रखिए। उसी तरीके से अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एसिड प्रोड्यूस होता है। करेक्ट, हमारे पेट में एक एसिड प्रोड्यूस होता है, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसका पीएच जो होता है वो 1 से लेके 2 होता है, 1 to 2, यानी कि बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। तो आप समझ पा रहे हो कि कुछ पार्ट है जो बॉडी का वो एल्कलाइन है, जो हमारा ब्लड है वो बेसिक होता है, हल्का सा बेसिक या एल्कलाइन होता है। जबकि जो हमारा स्टोमक है, हमारा पेट जो है, वो एसिडिक होता है। क्यों जरूरत है वहां पे एसिड की, जरूरत किस लिए पड़ती है, फूड को डाइजेस्ट करने में। तो एचसीएल का पीएच बहुत कम होता है, 1 to 2 पीएच का एचसीएल होता है, तो ये चीज ध्यान रखोगे। और ये जो एचसीएल होता है ये फूड को डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करता है। इसका पीएच अगर बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। अगला आता है आपके पास पीएच चेंज, कॉज ऑफ टूथ डीके। अच्छा, तो यहाँ पर जो हमारा जो माउथ होता है, हमारा जो मुंह होता है, क्योंकि उसमें भी कंटिन्यूस बैक्टीरिया होते हैं। एक्चुअली केवल बैक्टीरिया नहीं होते, हमारा आपको पता है जब भी आप खाना खाते हो तो सलाइवा निकलता है आपका, उसमें भी एसिड होता है, जो कि आपका सलाइवरी अमाइलेज होते हैं, तो उनमें भी एसिड होते हैं, और वो एसिड आपको फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो बैक्टीरियल डिकम्पोज, जो बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि खाना खाते हो बैक्टीरिया होंगे मुंह में, तो क्या करेंगे, एसिड्स फॉर्म करना शुरू करते हैं। एसिड्स फॉर्म करेंगे तो जो आपका माउथ है, मुंह है, जो एसिडिक हो जाएगा। अगर आपके मुंह का एसिड 5.5 से कम चला गया, 5.5 से कम चला गया, लोअर देन 5.5 चला गया, यानी कि वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। उसकी वजह से आपके दांत खराब होने लगते हैं, क्योंकि वो आपके दांतों में, आपको पता है ना, कैल्शियम होता है। तो वो आपके दांतों के जो आउटर लेयर होती है एनेमल, उसको क्या करने लगता है, उसको निकालने लगता है, उसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है, तो आपकी आउटर लेयर खराब हो जाती है। उसकी वजह से दांतों में सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। मीठा खाने से यही प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी जो होती है माउथ की वो बढ़ जाती है। माउथ की एसिडिटी बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो सेंसिटिविटी होती है, जो, क्योंकि दांतों के साथ वो रिएक्ट करेगा, उसकी वजह से जो इनेमल होगा वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, खत्म होने लगेगा। आपके दांत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। इतना ही नहीं, जैसे आपने एक और चीज सुनी होगी जिसको हम कहते हैं रेन। कैसी रेन, एसिड रेन। एसिड रेन भी जो होती है ना, एसिड रेन मतलब ऐसा नहीं है कि एसिड रेन यानी कि उसका पीएच 7 से कम होगा। 7 से कम कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि 7 से थोड़ा बहुत कम ज्यादा तो चलेगा, लेकिन जब बहुत ज्यादा कम हो जाती है, लगभग 5.6 से अगर कम हो जाती है किसी रेन का पीएच, तो उसको हम कहते हैं एसिड रेन। और एसिड रेन आपको पता है ये हर चीज के लिए खतरनाक होती है, आपके एग्रीकल्चर के लिए खतरनाक होती है। करेक्ट, एग्रीकल्चर के लिए खतरनाक होती है। उसके अलावा आपके, क्योंकि सॉइल को जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की खत्म कर देती है, एसिडिक बना देती है सॉइल को। उसके अलावा जो मरीन वाटर होता है, भाई कहाँ जाएगा, नदियों में जाएगा, पानी पानी एसिडिक हो जाएगा, तो वहाँ पे जो मछलियाँ वगैरह जो भी एक्वेटिक लाइफ है वो खत्म होने लगेगी। उसके अलावा और क्या होता है कि जो आपके जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स वगैरह हैं, आपने ताजमहल का नाम सुना होगा, कि भाई सुना क्या होगा, देखा भी होगा। तो ताजमहल को क्या कहते हैं, जो एसिड रेन है उसकी वजह से वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, खराब होते जा रहा है। तो एसिड रेन से इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ पता चल रही होगी, समझ में आ रही होगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स एसिड रेन से होते हैं। देन उसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, एग्रीकल्चर में तो खैर यूज़ होता ही है। एग्रीकल्चर में भी पीएच का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि कुछ क्रॉप्स होती हैं, कुछ फसल ऐसी होती है भाई कि जो एसिडिक सॉइल जिनको चाहिए होती है, कुछ को बेसिक सॉइल चाहिए होती है। तो पीएच से पता चल जाता है कि भाई अगर इसके पीएच जैसे 7.6 है तो उसके उसके लिए कौन सी क्रॉप बेटर है, अगर पीएच 6.5 है तो उसके लिए कौन सी क्रॉप बेटर है। तो एग्रीकल्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। उसके अलावा दूध वगैरह आपने देखा होगा, दूध का जो पीएच होता है जब तक वो ज़्यादा है, यानी कि कम एसिडिक है, तब तक वो मिल्क होता है। पीएच बढ़ गया यानी कि क्या होता है, जो उसमें लैक्टोज होता है, दूध में आपको पता है लैक्टोज होता है, लैक्टोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में, ये बनाने लगता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड शुरू में भी होता है, लेकिन शुरू में कम होता है। जैसे जैसे आप टाइम देते हो, उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो
किसको? लैक्टोज को, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करने लगता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने लगता है। और लैक्टिक एसिड क्या है? एक एसिड है, ऑब्वियसली पीएच बढ़ाएगा कि कम करेगा? कम करेगा। तो जैसे जैसे पीएच कम हो जाता है तो दूध का बन जाता है दही। तो इस वजह से तो जो आपका मिल्क वगैरह जो वगैरह का जो प्रोडक्शन होता है, कर्ड वगैरह का जो प्रोडक्शन होता है, उसमें आप इसका यूज करते हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंस थी पीएच की एवरीडेज लाइफ में। अब बात करते हैं सॉल्ट्स का, कि सॉल्ट्स का पीएच कितना होता है। तो पहले सॉल्ट्स तो हमने समझ लिए सॉल्ट्स क्या होते हैं। अब सॉल्ट्स का पीएच भी देख लेते हैं कि सॉल्ट्स का पीएच कितना होता है। तो सॉल्ट्स का पीएच कितना होता है, ऐसा नहीं है कि सॉल्ट्स न्यूट्रलाइजेशन से बनता है तो सॉल्ट्स का पीएच सॉल्ट्स न्यूट्रल होंगे। सॉल्ट्स न्यूट्रल नहीं होते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। वो डिपेंड करता है कि किस एसिड और किस बेस से ये मिलके बने हैं। तो अगर कोई भी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हुआ है तो वो सॉल्ट होता है न्यूट्रल और उसका पीएच होगा 7। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड किससे बना है? NaOH और H2SO4 से। तो NaOH प्लस H2SO4 क्या बना देते हैं? सॉरी, ये तो इससे तो सोडियम सल्फेट बना हुआ है। Na2SO4 प्लस H2O बना देता है। करेक्ट। NaCl किससे बना हुआ है? NaCl बना हुआ है किससे? NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये क्या बना देगा? NaCl प्लस H2। तो इसी वजह से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो उसकी वजह से उसका पीएच क्या होगा? 7 होगा। लेकिन अगर सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का है, स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो एसिड की ज्यादा चलेगी। मतलब क्या हुआ कि उसका जो पीएच है एसिड वाली साइड में आएगा। एसिड वाली साइड आने की 7 से कम आएगा उसका पीएच। तो कभी भी कोई भी सॉल्ट जो होता है अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का होता है तो कौन स्ट्रॉन्ग है? एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो एसिड वाली साइड में उसका पीएच खिसक जाता है, 7 से उसका कम पीएच हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड किससे बनता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH। ये कैसा बेस है? ये वीक बेस है। और एसिड कौन सा है? HCl। HCl कैसा एसिड है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया, बेस वीक हो गया, तो क्या बनाएगा ये? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये सॉल्ट बनाएगा और ये सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा। कैसा होगा? हल्का सा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि कैसा सॉल्ट होगा? एसिडिक होगा। साथ में क्या बनाता है? वाटर बनाता है। उसी तरीके से अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एसिड तो वीक है, तो चलेगी किसकी ज्यादा? बेस की। तो पीएच जो सॉल्ट भी होगा वो थोड़ा सा क्या होगा? बेसिक होगा। बहुत ज्यादा बेसिक तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा बेसिक तो होगा। तो इसके एग्जाम्पल है जैसे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका एक एग्जाम्पल है। पीएच हमेशा 7 से ज्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि बेस वाली साइड में बेसिस का पीएच 7 से ज्यादा होता है। तो सोडियम कार्बोनेट की अगर बात करें तो सोडियम कार्बोनेट किसका पीएच होता है? किसका सॉल्ट होता है? ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है। प्लस HCl नहीं, यहाँ पे क्या है? कार्बोनेट है। कार्बोनेट क्या है? कार्बोनिक एसिड से बनता है। कार्बोनिक एसिड यानी कि ये कैसा एसिड हो गया? ये वीक एसिड हो गया। और ये क्या बना देता है? Na2CO3। करेक्ट। और साथ में बना देता है वाटर। तो ये हो गया आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। और इसका पीएच, क्योंकि ये बेसिक होगा तो पीएच 7 से ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं एसिड्स और बेसिस की, कि किस तरीके से वो केमिकली रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले एसिड का मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमेशा ध्यान रखिए जो एक्टिव एसिड्स जो होते हैं ना, उनको जब आप रिएक्ट करते हो किसके साथ? मेटल्स के साथ, एक्टिव मेटल्स के साथ बेसिकली। तो एसिड्स प्लस मेटल्स जो हैं, ध्यान रखना एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स के साथ जब भी आप एसिड्स को रिएक्ट करते हो तो ये दो चीजें बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एक सॉल्ट और साथ में बनाते हैं हाइड्रोजन गैस। अगर मैं एसिड्स को रिएक्ट करता हूँ किसके साथ? एसिड्स को रिएक्ट करता हूँ बेस के साथ। बेस कुछ भी हो सकता है, बेस मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड कुछ भी होते हैं। तो ये बनाते हैं सॉल्ट और वाटर। इससे ना आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। अगर एसिड्स, क्योंकि कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं, लेकिन अगर कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ थोड़ा अलग होता है। एसिड्स को अगर क्या मेटल कार्बोनेट्स के साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ अगर आप रिएक्ट करते हो, किसके साथ रिएक्ट करते हो? मेटल कार्बोनेट्स के साथ। और मेटल कार्बोनेट्स के अलावा मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट करते हो, मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट करते हो, तो दोनों केसेस में क्या बनाता है? ये बनाते हैं सॉल्ट। सॉल्ट देखो सभी बना रहे हैं, प्लस वाटर, और साथ में बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड।
एक और बता देता हूँ, देखिए अगर आप एसिड्स को रिएक्ट करते हो किसके साथ, मेटल कार्बोनेट्स की जगह सल्फाइड्स ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सल्फाइड्स के साथ, मेटल सल्फाइड्स और मेटल बाइसल्फाइड्स के साथ, मेटल बाइसल्फाइड्स के साथ, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं सॉल्ट, वाटर और साथ बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। और लास्ट में अगर एसिड्स को आप रिएक्ट करते हो किसके साथ, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन नहीं, मेटल सल्फाइड के साथ, किसके साथ, मेटल सल्फाइड, ये मैं सल्फाइड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सल्फाइड की नहीं, सल्फाइड के साथ, तो ये बनाता है सॉल्ट और साथ में H2S। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं। अब कुछ इसके एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि कोई भी मेटल ले लेते हैं, एक्टिव मेटल जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह, पोटेशियम वगैरह। तो जैसे कि एसिड ले लेते हैं, जैसे HCl ले लिया मैंने, तो HCl को किसके साथ रिएक्ट करूंगा, कैल्शियम के साथ रिएक्ट करूंगा, तो क्या बना देगा, ये बना देगा कैल्शियम क्लोराइड, क्या बना दिया, सॉल्ट बना दिया, प्लस साथ में क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा। उसी तरीके से एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करता हूँ, चलो एक और एसिड दूसरा एसिड ले लेता हूँ, H2SO4। कौन सा एसिड ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं। तो अगर मैं एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करूंगा तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके बनाता है सॉल्ट और वाटर। तो बेस क्या है, जहाँ जैसे यहाँ पे NaOH ले लेते हैं, चलिए, तो क्या बना देगा ये Na2SO4 प्लस साथ में क्या बना देगा, वाटर बना देगा, सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं, है ना। सबके एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, एसिड और मेटल कार्बोनेट का। तो मेटल कार्बोनेट कौन सा होता है, चलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, प्लस मेटल कार्बोनेट जैसे कि चलो Na2CO3 ले लेते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, तो क्या बना देगा, देखिए ये बना देगा सॉल्ट यानी कि NaCl बना देगा, 2NaCl हो जाएगा, प्लस वाटर यानी कि H2O, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। उसके अलावा अगला क्या है, अगर आप एसिड को रिएक्ट करते हो किसके साथ, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, जैसे कि NaHCO3, तो ये क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा यानी कि NaCl प्लस वाटर बनाएगा और साथ में क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगा। तो यहाँ पे देखिए सब वही चीज है। अब यहाँ पे जस्ट मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई सा भी एग्जांपल इसका उठा के देख लीजिए। उसके अलावा एसिड्स और मेटल सल्फाइड, अब देखिए कार्बोनेट की जगह सल्फाइड ले लेते हो, सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, SO3 होता है CO3 की जगह, तो सेम ही होगा जैसे HCl को ही चलो यहाँ पे H2SO4 को ले लेते हैं, HCl की जगह क्या ले लेते हैं, H2SO4 को, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, तो H2SO4 प्लस यहाँ पे Na2SO3 ले लेते हैं, तो क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा, कौन सा सॉल्ट, सल्फेट बना देगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस साथ में क्या बोला है, H2O प्लस SO2 बना देगा, क्या बना देगा, SO2 बना देगा। सिंपल था। उसी तरीके से बाइस सल्फेट के साथ करोगे, H2SO4 प्लस NaHSO3 के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बना देगा, ये बना देगा Na2SO4, अब यहाँ पे तो दो लगेंगे, यहाँ पे दो आ जाएगा, Na2SO4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल भी दो मिलेंगे और सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल भी दो मिलेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे कौन सा एसिड ले लेते हैं, चलो HCl ही ले लेते हैं, HCl प्लस FeS ले लेते हैं, तो क्या बना देगा, FeCl2 प्लस H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा, H2S बनाएगा साथ में। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखोगे। तो ये तो एसिड्स की प्रॉपर्टीज हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है बस। और इससे आप कई रिएक्शन बना सकते हो, 100 50 100 जितनी चाहो रिएक्शन बना सकते हो, बस एसिड बेस चेंज करते जाओ। यहाँ पे बेस बेस की फॉर्म में ध्यान रखना, मेटल ऑक्साइड भी हो सकता है और मेटल हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। उसके अलावा अगर बेस की बात करें तो बेसिस का क्या होता है, जैसे बेसिस है NaOH, कुछ बेसिस होते हैं उनको कुछ मेटल्स के साथ, कौन से मेटल, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करूंगा मैं, तो एल्यूमिनियम या फिर एक्चुअली जिंक के साथ बेटर रहेगा, जिंक के साथ अगर मैं रिएक्ट करूंगा तो ये कुछ सॉल्ट फॉर्म करते हैं, कौन सा, Na2ZnO2। कुछ ही मेटल होते हैं, जैसे ये तीन मेटल्स हैं मोस्टली, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और एक लेड हो गया, पीबी भी यही करेगा, प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स और बेसिस की। बेसिस का तो बता ही दिया, एसिड्स के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। और बेस ध्यान रखना केवल मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं होते, मेटल ऑक्साइड्स भी होते हैं, जैसे Na2O प्लस अगर HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बना देगा, NaCl
प्लस H2O वाटर बना देगा। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हो गई, किसकी, एसिड्स और बेसिस की। अब हम चलते हैं किस पे, कॉमन सॉल्ट, कुछ कंपाउंड्स की बात करते हैं और इसमें सबसे पहले आता है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जिसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड और फॉर्मूला इसका होता है NaCl, पता तो आपको है ही। अब अगर इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो प्रिपरेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड से आप बना सकते हो अगर लैब में बनाना है तो। बाकी तो वैसे तो खैर बहुत जगह मिल जाता है, रॉक सॉल्ट की फॉर्म में मिलता है, समंदर से बहुत सारा सॉल्ट मिल जाता है, उसमें सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा उसमें आपको सोडियम क्लोराइड का कंपोजिशन मिल जाएगा। तो ये तो आप बना मतलब ऑब्टेन कर सकते हो। लेकिन अगर बनाना है लैब में तो कैसे बनाना है, न्यूट्रलाइजेशन से बनाओ। अभी तक तो वही रिएक्शन पढ़ रहे थे। सोडियम हाइड्रोक्साइड लो, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करो तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और साथ में बनेगा वाटर। अगर यूजेस की बात करें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाने के काम आता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, उसके अलावा वॉशिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। इन सब को बनाने के ये काम आता है। ये काम हो गए किसके, कॉमन सॉल्ट के। और सबसे बढ़िया खाने में तो बहुत यूज होता ही है कॉमन सॉल्ट। तो जो डेली जो आपका फूड होता है, फूड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सॉल्ट। सॉल्ट के बिना तो आपका फूड का टेस्ट आपको अलग लगता ही, मतलब टेस्ट अलग ही लगता है ना। तो सॉल्ट मतलब फूड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा ये सब कंपाउंड्स बनाने के भी काम आता है। दूसरा आता है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक जो इसको आप प्रोड्यूस करते हो, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम कहते हैं NaOH। तो इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, अभी तो पढ़ा था कि सोडियम क्लोराइड की हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन कैसे, एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस का। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप एक सॉल्यूशन होता है किसी सब्सटेंस का, आयनिक सॉल्यूशन होता है और उसमें हम क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना है। तो दो टर्मिनल्स होते हैं, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको आप कहते हो एनोड। तो यहाँ पे दो टर्मिनल्स पे दो अलग अलग हाफ रिएक्शंस होती हैं और मैं पूरी रिएक्शन यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे इस मेथड को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन और एल्कली, कौन सा एल्कली, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है। इस वजह से इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोला जाता है। अब होता क्या है कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है यहाँ पे तो दो क्या बनता है, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में रह जाता है। हाइड्रोजन गैस जो है ये बनती है कहाँ पे, ये बनती है कैथोड पे। और क्लोरीन गैस बनती है कहाँ पे, ये बनती है एनोड पे। तो ये चीज ध्यान रखना है, एनोड पे होता है रिडक्ट ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो हाइड्रोजन गैस बनती है कैथोड पे, क्लोरीन गैस बनती है एनोड पे। दोनों गैसेस बाहर निकल जाते हैं और सॉल्यूशन में रह जाते हैं केवल और केवल कौन, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्या बना देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बना देता है और इस तरीके से आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ये चीज ध्यान रखना, ब्राइन भी हम सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को बोलते हैं, कॉमन नेम। जब भी ब्राइन वर्ड यूज होता है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या हुआ ये ब्राइन, कुछ नहीं है, नमक का पानी है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। अगला है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर काफी ज्यादा यूज होने वाला कंपाउंड है ये भी, है ना। और बनता कैसे, दो चीजों से। एक स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम जिसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और किससे, क्लोरीन से। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या बनाएगा है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या हो गया, CaOCl2। ये हो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर। और अगर हम बात करें इसके यूजेस की तो पता ही है आपको, यूजेस तो बहुत ज़्यादा होते हैं इसके। कहाँ कहाँ, सबसे पहला आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो भी आपका कॉटन लिनन वगैरह जो भी है उसको ब्लीच करने के काम आता है, क्योंकि भाई सफाई करनी है ना सबसे पहले, तभी तो उसके ऊपर कलर लगाओगे। तो ब्लीच करना उसको ज़रूरी होता है। तो किससे किससे कर सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर से। उसके अलावा वुड पल्प जो होता है, पेपर इंडस्ट्री है ना, उसमें वुड पल्प आपने देखा होगा कि जो पेपर होता है कितना क्लीन होता है, एकदम सफ़ेद होता है। तो कैसे ब्लीच किया जाता है उसको, ब्लीचिंग पाउडर की हेल्प से। उसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर में यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। क्यों यूज किया जाता है, ये काम करता है डिसइंफेक्टेंट का। डिसइंफेक्टेंट यानी कि जो आपके जर्म्स वगैरह होते हैं उनको खत्म कर देता है। तो ब्लीचिंग पाउडर के ये सारे यूजेस हो गए। अगला कंपाउंड है आपके पास बेकिंग सोडा। बहुत ज्यादा इनके बारे में नहीं समझना है आपको, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। बेकिंग सोडा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। नाम बोलें इसका तो केमिकल नेम होता है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी डिस्कस किया था ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये एक्चुअली सोडियम बाइकार्बोनेट ही बेकिंग पाउडर है।
ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट ठीक है, बेकिंग पाउडर है। अब बनता कैसे है? तो बनता एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस में क्या होता है? सॉल्वे प्रोसेस में एक्चुअली बेकिंग पाउडर नहीं बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं बनता है, उसमें बनता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बीच में बनता है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट बनाने के प्रोसेस के बीच में सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। तो अगर आपको सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है तो बीच में प्रोसेस को रोक दो, सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। और अगर आपको प्रोसेस कैरी करना है, आगे चलाना है, तो सोडियम कार्बोनेट फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो बनता कैसे है? इसके लिए चाहिए होते हैं तीन चीजें। एक चाहिए होता है आपको सोडियम क्लोराइड, यानी कि ब्राइन का सॉल्यूशन। एक चाहिए होता है आपको CaCO3, यानी कि जिसको आप कहते हो कैल्शियम कार्बोनेट, या इसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन। तीन रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। और तीसरा चाहिए होता है आपको अमोनिया। अमोनिया या फिर अमोनियम क्लोराइड बोल सकते हो आप, ठीक है, अमोनिया या अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया बन जाता है वैसे। तो सबसे पहले बात आती है किसकी, तो क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के काम आता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, सोडियम कार्बोनेट और अमोनिया के साथ मिलके वाटर की प्रेजेंस में, वाटर के ऑब्वियसली वाटर के साथ सॉल्यूशन तो रहेगा, ब्राइन सॉल्यूशन जो है, ये बनाता है दो कंपाउंड्स, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। अब जो ये अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट तो आपको मिल गया, इस अमोनियम बाइकार्बोनेट को, अमोनियम क्लोराइड को फर्दर आगे पहुंचा देते हैं। ये क्या बना देता है? अमोनिया बना देता है। फिर अमोनिया को रिसाइकलिंग यूज करते हैं, दोबारा से यूज करते हैं और ज्यादा जो बेकिंग सोडा है उसको बनाने के लिए। तो ये चलता रहता है ये प्रोसेस। अब इसकी खास बात क्या है कि ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है। इसको आने के इसका अगला जो स्टेप होता है, मैंने बोला था ना सॉल्वे प्रोसेस में, इसका अगला स्टेप यही होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट आपको मिला, इसको आपने किया हीट, गर्म किया, तो बन गया इसके साथ सोडियम कार्बोनेट, उसके साथ बन गया वाटर, और उसके साथ बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यूजेस की बात करें तो आपको मैंने बताया था कि कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं बेसिक, यानी कि एल्कलाइन। थोड़ा सा बेसिक होते हैं तो उसकी वजह से जो एसिडिटी वगैरह हो जाती है आपको, उसको ट्रीट करने में काम आता है। पी लो थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन, तो एसिडिटी में रिलीफ मिलता है थोड़ा सा। उसके अलावा बेकिंग पाउडर का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, कौन? बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर में डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, जो केक वगैरह ब्रेड वगैरह थोड़ा सा सॉफ्ट बन जाती है, उसको सॉफ्ट करने के काम आता है। तो उसमें बेकिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका। और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है इसका। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है? एक्चुअली बेकिंग सोडा होता है और एक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि NaHCO3 के साथ रिएक्ट करता है। अभी तो देखी थी ना इसकी रिएक्शन। और वो क्या बना देता है? ये बना देता है Na2CO3 सॉल्ट, सॉरी Na2SO4 बना देगा सॉल्ट, प्लस वाटर बनाएगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने। आग बुझाने का काम कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है। तो क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है तो ये इजीली, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है तो इजीली आग बुझा देता है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगला देखिए क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा अगला कंपाउंड है। वॉशिंग सोडा वही बेकिंग सोडा से बनता है, बेकिंग सोडा का भाई, यानी कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, बस डेका हाइड्रेट है। 10 मॉलिक्यूल्स हैं इसके साथ। इन 10 मॉलिक्यूल्स, वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स चिपके हुए हैं इसके साथ, इनको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी मैं आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। तो वॉशिंग सोडा में क्या होता है, कैसे ये फॉर्म होता है, अभी हमने देख ही लिया, खैर, है ना, कि पहले हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग पाउडर बनाते, सॉरी बेकिंग सोडा बनाते हैं। और बेकिंग सोडा को अगर आप गर्म करते हो, हीट करते हो, यहाँ पे भी है, खैर बेकिंग सोडा को हीट करोगे तो क्या बना देता है? ये बना देता है सोडियम कार्बोनेट और वाटर। और इस सोडियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं? वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बना देता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 वाटर मॉलिक्यूल है तो इसको बोलेंगे डेकाहाइड्रेट। कितने हाइड्रेट, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है? 10 वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, इसको बोला जाएगा डेकाहाइड्रेट। तो ये जो डेकाहाइड्रेट है एक्चुअली कैसे बनता है, जब आप पानी में छोड़ देते हो और उसको क्या करते हो, हीट करते हो, और फिर उसको कूल होने के लिए छोड़ देते हो, तो उसमें ना सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और ये क्रिस्टल किसकी वजह से बनते हैं? ये वाटर की वजह से बनते हैं। तो उसके साथ केमिकली कंबाइन होते हैं वाटर मॉलिक्यूल, उसकी वजह से जब आप ड्राई हो जाते हैं ना क्रिस्टल्स, तो ये मत सोचिए कि इसमें मॉइस्चर रहता है, मॉइस्चर की फॉर्म में नहीं रहता है, केमिकली कंबाइंड वाटर है। ये चीज ध्यान रखना कि केमिकली कंबाइन होता है, इसकी वजह से मॉइस्चर नहीं आता है। अगला आता है आपके पास
यूजेस, तो यूजेस क्या है, ग्लास, सोप, पेपर, इन सब इंडस्ट्रीज में सोडियम कार्बोनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, या आप कह सकते हो वॉशिंग सोडा का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और उसके अलावा कुछ और भी यूजेस होते हैं, जैसे कुछ जितने भी सोडियम कंपाउंड्स हैं कुछ बनाने के, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो आपकी लैब में भी यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं बोरैक्स। कौन सा कंपाउंड है, बोरैक्स हो गया। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और एक पहले लास्ट कंपाउंड पे एक और कंपाउंड पहले पढ़ लेते हैं। पहले समझ लेते हैं कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। तो मैंने आपको काफ़ी कुछ वैसे बता लिया है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि क्या होते हैं, किसी भी क्रिस्टल का जो पार्ट होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, उसी क्रिस्टल का पार्ट होते हैं, वो अलग से नहीं होते हैं। अलग से वाटर रहेंगे तो उसकी वजह से मॉइस्चर हो जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से कभी मॉइस्चर नहीं होता है, क्योंकि उस क्रिस्टल का ही पार्ट है। और इसकी वजह से द सॉल्ट विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। हाँ, ये भी चीज ध्यान रखना, उन सॉल्ट्स को बोला जाता है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। और अगर इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को आप हटा दोगे तो उस सॉल्ट को हम बोलेंगे एनहाइड्रस। क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस सॉल्ट बोलेंगे। तो अगर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट जाएगा, कैसे हटेगा, गर्म करके उस सॉल्ट को हीट कर दोगे तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाता है, गायब हो जाता है, और ये बना देता है एनहाइड्रस पाउडर बना देता है। क्या बना देता है, एनहाइड्रस पाउडर बना देता है। इस एनहाइड्रस पाउडर बनने की वजह से इसमें दो चेंजेस आते हैं। एक तो पाउडर की फॉर्म में, जो क्रिस्टल की फॉर्म में थे ना, वो पाउडर बन जाता है। और दूसरी चीज ये आती है कि उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बनाता है। पेंटाहाइड्रेट मतलब इसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल होते हैं। अगर आप इसको गर्म करोगे और इन 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को मॉलिक्यूल को, ऑब्वियसली ये उड़ जाएंगे गर्म होके, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो सोल्यूशन कलर होता है ना कॉपर सल्फेट का, ये ब्लू कलर होता है। लेकिन जैसे ही आप इसको गर्म करते हो और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गायब होता है, ये जो CuSO4 जो बच जाता है अकेला, ये व्हाइट कलर का एक पाउडर बना देता है। कैसा पाउडर बना देता है, व्हाइट कलर का एक पाउडर बना देता है। कलर ही उड़ जाता है, कलर ही चेंज हो जाता है। उसी तरीके से सोडियम कार्बन, अच्छा सोडियम कार्बोनेट का तो खैर वैसे ही सफेद कलर होता है, लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर आपने उड़ा दिया, तो जैसे आप इसको ना 373 डिग्री तक हीट करते हो, 370 डिग्री से कम तक हीट करते हो, यहाँ तक हीट करते हो, तो ये बना देता है Na2CO3.H2, यानी कि 9 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चले जाते हैं, एक ही बच जाता है, ये मोनोहाइड्रेट बना देता है। और इससे ऊपर करते हो तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बना देता है, यानी कि 373 या 393 से ऊपर आप इसको हीट करते हो तो ये क्या बना देता है, ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बना देता है। नेक्स्ट बात आती है कॉपर सल्फेट की। तो कॉपर सल्फेट का तो खैर मैं आपको बता ही चुका हूँ कि क्या होता है, कि ब्लू कलर इसका होता है जो हाइड्रेटेड होता है, और अगर एनहाइड्रस बना दोगे तो कलर गायब हो जाएगा। लास्ट आता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, और उसके अलावा इसके साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। और आपके कोई क्वेरीज कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लेना। ओके, नाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कुछ नहीं, ये भी हाइड्रेटेड फॉर्म होती है कैल्शियम सल्फेट की। कैल्शियम सल्फेट की दो हाइड्रेटेड फॉर्म होती है, एक होता है CaSO4.2H2O, और दूसरी होती है CaSO4.12H2। 2H2 यानी कि बाई हाइड्रेट, डाईहाइड्रेट। तो CaSO4 2H2O जो होता है, ये इसको हम कहते हैं जिप्सम। क्या कहते हैं हम इसको, जिप्सम। अब जिप्सम को क्या जाता है, हीट। जिप्सम को क्या किया जाता है, हीट। यहाँ पे एरो लगाना भूल गया मैं। जिप्सम को किया जाता है यहाँ पे गर्म। जैसे ही जिप्सम को हीट किया तो ये बना देता है CaSO4.12H2। यहाँ पे अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में तो नीचे लिख लेता हूँ, CaSO4.2H2O। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग जिप्सम। अब इस जिप्सम को जब हीट किया जाता है, जिप्सम को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो क्या बना देता है, CaSO4.12H2, यानी कि आधा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मॉलिक्यूल रहता है, प्लस 1.5 मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। तो इसको कहते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। शॉर्ट में हम POP कह सकते हैं इसको। क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये अंतर होता है। जिप्सम को हल्का सा ज्यादा हीट कर लोगे तो कैल्शियम सल्फेट बच जाएगा। इसको तो डेड बर्न प्लास्टर कहते हैं, वो किसी काम का नहीं आता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हेमी हाइड्रेट होता है, तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, अब कैल्शियम सल्फेट से जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि ये आधा मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ। आधा मॉलिक्यूल का मतलब ये नहीं कि मॉलिक्यूल के दो टुकड़े हो गए। हाफ मॉलिक्यूल का मतलब कि दो कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल के साथ एक मॉलिक्यूल वाटर का होगा। तो इसको इस तरीके से समझिए। अच्छा, अगर यूजेस की बात करें तो इसकी क्या क्या काम आता है, तो भाई जो फ्रैक्चर वगैरह होते हैं ना, लोगों के देखा होगा आपने, वो व्हाइट कलर का प्लास्टर लगता है ना, तो वो क्या होता है, वही होता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो वो क्या होता है, इसकी सेटिंग की एबिलिटी होती है, कुछ देर में क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है जहाँ पे भी फ्रैक्चर होता है। उसके अलावा
जो एज फायर प्रूफिंग, क्योंकि ये इजीली फायर कैच नहीं करता है, तो फायर प्रूफिंग मटेरियल की तरह भी काम आता है। तो इसका नाम क्या, पीओपी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, या आप कह सकते हो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो यही था। कहाँ तक इसको हीट करने पे बनता है, यहाँ पे लगभग 373 केल्विन पे हीट करोगे तो क्या बनता है, पीओपी बनता है जिप्सम से। ध्यान रखना, जिप्सम से बनता है। और इससे ऊपर करोगे तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, ये हेमीहाइड्रेट भी गायब हो जाएगा। इसको हम कहते हैं डेड बर्न प्लास्टर। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।